लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या चीज होती है। वहां मैंने आपको डिटेल से बताया कि कोई भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर आप कैलकुलेट करना चाहते हो यूं ही नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल आपको जितने भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के चेंज का इफेक्ट निकालना पड़ता है। तो कैसे, देखिए ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से वो मेथड्स है जिसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आपको रिकैप करवा देता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। मैंने आपको ये बात समझाई कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज का उस रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट होता है, ये जो चीज बताती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। इसको मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझाया था। मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर मैंने आज लिया 2A प्लस B प्लस 3C, और मान लीजिए इससे कोई प्रोडक्ट बनता हो और इस रिएक्शन का रेट मुझे कैलकुलेट करना है। आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि A की कंसंट्रेशन का रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी की कंसंट्रेशन के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सिमिलर सी की कंसंट्रेशन के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली ये देखना चाहा कि ए की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, और मुझे ये पता लगा कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने से इस रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो एक बात क्लियर है कि रेट ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पावर 1। फिर मैंने देखा कि बी की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने देखा जैसे ही मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी रेट से रिएक्शन होती रही। फिर मैंने बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करके देखा तो मैंने देखा अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि उस रिएक्शन का, जो अभी आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है, इस रिएक्शन का रेट बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि रेट बी की कंसंट्रेशन की पावर 0 पे, या यूं कहूं कि बी की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। फिर हमने सी की कंसंट्रेशन का चेंज देखना चाहा। हमें पता लगा कि सी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाता है और ट्रिपल करने से रेट 9 टाइम्स हो जाता है। यहां से एक बात क्लियर है कि सी की कंसंट्रेशन जो है उसके पावर 2 पे डिपेंड करता है। ये सारा का सारा मैंने क्या कहा, दैट सपोज। इस तरीके से हम अब ये जो निकाले गए हैं कि कैसे डायरेक्टली, कैसे इंडिपेंडेंट या कैसे स्केयर पे, ये कैसे पता लगता है, उसी के मेथड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जैसे ही आपके पास किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पर क्या है ये पता लग जाता है, तो आप उसको इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। और जैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास बनती है तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है, ये देखिए, उसका सम कर दीजिए। तो यहां क्या हुआ, 1 0 and 2 and total is 3। तो ये जो नंबर आपके पास आया है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात क्लियर कि सबसे पहले मैंने आपको ये बात समझाई कि ऑर्डर चीज क्या होता है। तो यहां देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इस जो एक्सप्रेशन को जो भी आपके पास बनी है, जो आपने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट की है, दैट इज कॉल्ड एज रेट लॉ। तो किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उन टर्म की पावर का सम है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो कैसे पता लगा आपको कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा, बी की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता,
और सी की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट स्केयर पे डिपेंड करता है, ये पता कैसे लगा? तो इसको निकालने के जो मेथड हैं उन्हीं को आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर द मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। आप थ्योरेटिकल इस चीज़ को नहीं समझा सकते कि आप रिएक्शन को देखें, कि रिएक्शन को देखिए आप यूं कह दें कि ए की कंसंट्रेशन की पावर 2, क्यों? क्योंकि आगे नंबर ऑफ मोल थे। ऐसे ही बी की पावर 1, ऐसे ही सी की पावर 3। तो अगर आप यूं बताते हैं दैट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, एक्चुअल में ये बात सही नहीं है। आप कभी ऑर्डर 6 कर दें, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटल ही कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है यही आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में आज हम जिन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, 4-5 मेथड जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, उनमें से सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या चीज देख पा रहे हैं? देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता होगा, या आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन समझिएगा। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ले ली। सपोज करिए ये लैब में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और ये कोई भी रिएक्टेंट है, उसका अमाउंट मुझे लेना है रिएक्शन करवाने से पहले। तो ये मेरे हाथ में है कि मैं इस रिएक्शन का अमाउंट, जो रिएक्टेंट्स है इनका अमाउंट क्या लूं। सपोज करिए मैंने इस रिएक्शन के अंदर क्या किया, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन ली, तो रिएक्टेंट्स, और इस साइड जब मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ली और रिएक्शन का रेट कैलकुलेट किया, देखिए तो इस साइड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके माइंड में ये है कि आप रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी मैं डिटेल से समझा देता हूं। देखिए, आप एक बार इसको यूं ही समझिए कि यही एक्सपेरिमेंट आप लैब के अंदर कर रहे होते तो आपके पास क्या होता। देखिए, मुझे दो चीज चाहिए, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और उसका रेट क्या है, ये दो बातें चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया और यहां टाइम, ये अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है। पहले आप क्या ले लीजिए, टाइम, फिर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके बाद आप रेट कैलकुलेट कर लीजिए। और आप एक टेबल बनाइए, सपोज स्टार्टिंग टाइम आपके पास 0, मतलब जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही थी। तो आपने इसको क्या मान लिया, सपोज दैट इज ओरिजिनल कंसंट्रेशन को मैंने C0 मान लिया। ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज C0। इस वक्त मैंने रेट देखा तो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, रेट क्या चीज होती है, देख लीजिए, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। ऊपर क्या चीज चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे चाहिए चेंज इन टाइम। तो अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं रेट कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक कि कोई मेरे पास कंसंट्रेशन चेंज का डाटा नहीं आ जाता। तो मेरे पास रेट नहीं है। देखिए, मैंने क्या किया, सपोज करिए 10 सेकंड के बाद, ये टाइम पीरियड कितना है मैंने सेकंड में ले रखा है। सपोज पहले है 0 सेकंड, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई होगी। फिर मैंने 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड को मैंने पहला टाइम मान लीजिए, दैट इज T0, और 0 सेकंड को मैंने T0, और 10 सेकंड को मैंने T1 फर्स्ट टाइम कंसिडर कर लिया। अब मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आई, दैट इज C1। तो कितना डिक्रीज हो चुका है, फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास क्या हुई, C1, इनिशियल कंसंट्रेशन इज C0, और टाइम का चेंज आपके पास क्या आया, टाइम का चेंज T1 माइनस T0। ये देखिए,
क्योंकि आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, इसलिए ये जो चीज आपके पास आएगी ये क्या होगी, नेगेटिव। ये जो चीज आपके पास बने आप इसको रेट कंसीडर कीजिए, सपोज करिए रेट फर्स्ट, यहां आर स्मॉल ले लीजिए ताकि कंसंट्रेशन में और रेट में डिफरेंस क्रिएट हो जाए। इसको आप क्या मान लीजिए, रेट फर्स्ट। ऐसे ही मैंने क्या किया, 10 सेकंड के बाद मैंने फिर से 10 सेकंड के बाद, मतलब अब टोटल हुआ 20 सेकंड, और फिर से मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन मैंने नोट की, दैट इज C2। तो मुझे पता लगा कि C2 कंसंट्रेशन जब थी तब रेट क्या था, C2 माइनस C0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T0, इसको मैंने रेट 2 कंसीडर कर दिया। आप देखिए, लेकिन अगर आप यूं कंसीडर करते हैं, ये तो रेट कैलकुलेट करने का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन, कि आपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या है उसके विद रिस्पेक्ट टू ही आप रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज करिए यही C2, यहां से देखिए चेंज आ गया, बस जो भी चेंज करना आपने यहां से देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया होता, ये आपने कंसंट्रेशन जो C2 नोट की, तो यहां आप क्या कर देते, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 करते, और अब जो रेट आता अगर आप इसको T2 कंसीडर करते, सॉरी R2 कंसीडर करते, तो देखिए ये किसके विद रिस्पेक्ट टू हुआ, ये हुआ इसके विद रिस्पेक्ट टू। कहने का मतलब जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन इतनी थी तब रेट हुआ इतना, और जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन इतनी है तब रेट हुआ इतना। क्यों, देखिए ध्यान से देखिए ये बात क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए ये जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब इसका सेकेंड टाइम पीरियड आपने नोट किया, और उस वक्त अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन इसको कंसीडर कर लिया, इसको, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल ये होगा, तो आपके पास रेट क्या आएगा, ये वाला देखिए, C2 फाइनल, C1 इनिशियल, T2 फाइनल, T1 इनिशियल, तो आपके पास रेट आएगा ये। अगर आप इसी के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हैं तो पहला रेट इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या आया, मतलब 10 सेकंड बाद इसका रेट क्या था, C1 माइनस C0, ओके। फिर 20 के बाद कितना हुआ, C2 माइनस C0। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, वो चीज आपके पास आती जाएगी। मुझे यहां अगर इस एक ही एक्सपेरिमेंट से, मतलब एक ही रिएक्शन का सेटअप लगाया और उसी से मुझे डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो मैं इनको भी जस्ट आगे वाले का जब रेट निकालूं तो पहले वाले को क्या करूं, रेफरेंस मान लूं। तो मेरे पास इसका मतलब मैं यूं कहूंगा, ये रेट कब आया, आप देखिए ये रेट कब आया, जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ये ली, तो ये रेट आपके पास क्या है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ये ली। तो मैं अगर इस डाटा को यूज ना करूं, मैं इस तरीके से स्टार्ट कर दूं, तो मैं क्या कहूं, ये रेट कब आया, जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ये ली। ये बात क्लियर है? फिर भी आपको नहीं समझ आती दोबारा पूछ लीजिएगा। क्लियर? ये देखिए, तो आप ऐसे केस में रेट किसको कंसीडर करोगे, ये देखिए, तो यहां क्या आया, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज R2। तो ये जो आपके पास R2 आया है, ये तब है जब कंसंट्रेशन ये है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से समझिए कि जब आपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये ली तब तो रेट था ये, जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये ली तब आपके पास रेट है ये। अब अगर आप ओरिजिनल कंसंट्रेशन ये लेंगे, देखिए आपके पास मान लीजिए कंसंट्रेशन आ गई C3, तो ये क्या हुआ, C3 माइनस C2 डिवाइड बाय T3 माइनस T2, और ये मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू 3। ये बात क्लियर? तो अगर आपके पास ये चीज आती है और अब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए अब ये डाटा देखिए आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। देखिए अब मैं इसको क्या कहूं, यहां क्या समझू, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां रेट। इसका टेबल अगर देखूं तो मेरे पास क्या चीज आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C0 है तो रेट क्या है, R1। इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है तो रेट क्या है, R2। और इनिशियल कंसंट्रेशन C2 है देन रेट इज R3। तो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ मेरे पास क्या आया, रेट के साथ एक्सप्रेशन मेरे पास आ चुकी है, और इसको मैंने क्या किया, ग्राफ के साथ प्लॉट करके देखा। तो ग्राफ में इस साइड क्या लिया, इस साइड लिया रेट ऑफ रिएक्शन, और इस साइड क्या लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये देखिए
अब मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 0 है, तो जब भी अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कोई तो डाटा आपके पास आएगा। अब मान लीजिए कंसंट्रेशन कोई हो, यहां अलग अलग कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कंसंट्रेशन कोई हो लेकिन रेट सेम आ रहा है। मतलब इससे क्या क्लियर हुआ कि जिस रिएक्टेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बदल भी जाती है तो भी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ग्राफ आपके पास क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप क्या समझिए, मतलब फिर कह रहा हूं, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब रेट का ग्राफ किसके साथ है, नोट कंसंट्रेशन, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट को यूं ना करना चाहें, एक और तरीका बताता हूं। आपके पास एक रिएक्टेंट है, क्लियर, रेट निकालने का तरीका सिखा दिया। आपने क्या किया, 1 ग्राम वो रिएक्टेंट लेके रिएक्शन स्टार्ट करके देखिए, रेट कुछ आया। अब इस रिएक्शन को बंद कर दीजिए, आप रेट नोट कर लिया, कंसंट्रेशन आपके पास। सेम रिएक्शन आप क्या कीजिए, 2 ग्राम लेके स्टार्ट कर दीजिए। 2 ग्राम जैसे ही रेट आपने कंसंट्रेशन ली, फिर से रेट नोट कर लीजिए। 3 ग्राम लेके फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दीजिए। ये तो सेम रिपीट द एक्सपेरिमेंट हुआ ना। और ये जो मेथड आपको बताया, सेम एक ही एक्सपेरिमेंट में कैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये उसका था। तो मैं वो भी बता सकता था, ज़्यादा इजी होता, लेकिन लैब के लिए इजी ना होता। आप जब इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, वहां तो आप ये लिख सकते हैं कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, रेट इज दिस। अब इनिशियल सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन ये ले ली तो रेट ये हुआ, थर्ड में ये ले ली तो रेट ये हुआ। वहां तो आप लिखने के पर्पज से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लैब में कैसे किया जाता है ये भी आपको यहां समझा चुका हूं। तो इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक बार बंदा इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज कर लीजिए 1 ग्राम लेता तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई रेट आता, 2 ग्राम लेता तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई रेट आता, 3 ग्राम होता तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई रेट आता, और हर बार क्या होता, रेट सेम होता। इट मीन्स कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कब होता है, ये तब भी होता है जब रेट इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की पावर 0। जब रेट इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन होता है तो ऐसा ग्राफ आता है। तो इस मीन्स यहां से बात क्लियर है, ये ग्राफ किस केस में आएगा, दैट इज 0 ऑर्डर। अगर आपका रेट का ग्राफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रेट लाइन आ जाता है, वो भी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आप समझिएगा ऐसी रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर। अब ये तो एक केस हुआ ना कि ऐसा ग्राफ आ जाता, हो ये भी सकता था ग्राफ ऐसा ना आता, तो हम क्या करते, देखिए डाटा तो ये यूज करते, लेकिन हम तो देख रहे हैं ग्राफ कैसा आता। सपोज करिए ऐसा आता तो दैट इज द, ये क्या हुआ, दैट इज द फर्स्ट इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए ऐसा ना आता, ग्राफ कुछ ऐसा आता, देखिए इस साइड हुआ रेट ऑफ रिएक्शन और इस साइड हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मान लीजिए ग्राफ आपके पास ऐसा आ जाता, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे रेट ये था, कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट डबल, ट्रिपल कर दी तो रेट ट्रिपल, 4 टाइम कर दिया तो रेट 4 टाइम। मतलब ग्राफ कैसा आया, ग्राफ इस बार भी आया तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन विद कांस्टेंट स्लोप, विद कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप। अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है, आप देख सकते हैं ग्राफ की जो शेप है वो आपके सामने है, तो आप समझिएगा ये कैसी सिचुएशन हुई। ये सिचुएशन ऐसी हुई कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 ये वाली स्टेज है, तो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका रेट का ग्राफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ऐसा आता है तो समझ जाइए ये ग्राफ कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ये बात क्लियर। मान लीजिए अभी, क्योंकि ये तो मैंने जैसे आपको कहा केस है,
हो सकता है ऐसा हो जाता, या हो सकता है ऐसा हो जाता। होने को जरूरी तो नहीं है दोनों ही केस आपके पास आए। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ग्राफ कैसा आ जाता, ऐसा आ जाता। ये देखिए, अगर ग्राफ ऐसा आ जाता तो अब मैं नहीं कह सकता कि ये, मुझे तो सिर्फ इतनी बात पता है कि अब ये ना तो जीरो ऑर्डर है और ना ही ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब इस ग्राफ से एक बात क्लियर है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, पर ये तो नहीं पता कि सेकंड है या थर्ड है। ये तो नहीं पता कि अब सेकंड है या थर्ड है। तो क्या करूं, अगर ग्राफ ऐसा आता है तो आप क्या कीजिए, आप ग्राफ को दोबारा प्लॉट कीजिए, लेकिन इस बार किसके साथ कीजिए ग्राफ को प्लॉट। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये डाटा है, यही डाटा है, आप इस डाटा में एक चेंज कर दीजिए कि यहां कंसंट्रेशन की स्केयर कर दीजिए। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसकी स्केयर, ये कंसंट्रेशन है इसकी स्केयर, इसकी भी स्केयर। जो स्केयर का डाटा आए इसके साथ ग्राफ प्लॉट कीजिए अब रेट का। ये देखिए, मतलब जब आपके पास ग्राफ ऐसा आ जाए तो आप समझिएगा आपको फर्दर एक ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन इस बार जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किसके साथ है, इस बार ग्राफ आपको प्लॉट करना है। देखिए, इस बार ग्राफ आपको प्लॉट करना है स्केयर के साथ। इस साइड क्या हुआ, रेट, और इस साइड है इनिशियल कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली है उसके स्केयर के साथ आपने ग्राफ प्लॉट किया है, और स्केयर के साथ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता है विद कांस्टेंट स्लोप, मतलब ऐसा ही ग्राफ है। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम चीज है, लेकिन डिफरेंस ये है, ये वाला जो था वो रेट, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ था, लेकिन ये वाला जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की स्केयर के साथ है। अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है तो कंफर्म है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मान लीजिए ऐसा भी ग्राफ आपके पास नहीं आता, अभी भी ग्राफ कैसे आ जाता है, ऐसे कर्व्ड आ जाता है, तो आप क्या करते, फिर आप क्यूब के साथ ग्राफ प्लॉट करते। इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने ली है उसकी क्यूब के साथ ग्राफ प्लॉट करते, और क्यूब के साथ अगर वो स्ट्रेट लाइन आ जाता तो समझ लेते वो थर्ड ऑर्डर है। इस सारे मेथड से एक बात तो क्लियर है कि आपको बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह ट्राई ही करना पड़ेगा। तो ऐसे मेथड की यही लिमिटेशन होती है, ग्राफिकल मेथड की यही लिमिटेशन है कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको ग्राफ की शेप अलग अलग टाइम पता लगाने की जरूरत पड़ती है, और उसके बेस पे आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिसाइड करते हो। सेकंड बात और देखिए, इसमें एक ही कंसंट्रेशन, एक ही रिएक्टेंट को उठा के ये बात कही गई है। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, मान लीजिए उसमें 3 रिएक्टेंट है, तो आपको इंडिविजुअल हर एक रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। या यूं कहूं कि ऐसा जो मेथड होता है वो ऐसी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल हो। तो इन दो लिमिटेशन को माइंड में रखते हुए फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट आपके पास लिमिटेशन है कि ऐसा मेथड सिंगल रिएक्टेंट वाली रिएक्शन के लिए यूज होता है, एंड सेकंड लिमिटेशन, ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसीलिए हमें डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट किसी मेथड पर जो इससे थोड़ा सा कहीं बेटर होता।